नमस्कार। इस वीडियो में हम बीजीय व्यंजकों के सार्वगुणनखंड ज्ञात करना सीखते हैं। क्या होते हैं बीजीय व्यंजक और किस तरह इनका सार्वगुणनखंड ज्ञात किया जाता है, इसके बारे में सीखते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं कि गुणनखंड क्या है। गुणनखंड यानी कि जिस संख्या का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है उस संख्या का गुणा के रूप में खंड, यानी कि जैसे यहाँ पर 4 के गुणनखंड हमने ज्ञात किए हैं, तो 4 के गुणनखंड यानी कि 4 को गुणा के रूप में एक तो लिख सकते हैं 1 गुणा 4 और एक लिख सकते हैं 2 गुणा 2 और एक लिख सकते हैं 4 गुणा 1। अगर इन दोनों को देखें 1 गुणा 4 और 4 गुणा 1, यानी कि इनमें जो 4 के गुणनखंड है वो 1 और 4 है, जबकि इसमें 4 का गुणनखंड है 2। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो तीनों संख्याएं हैं 1, 2 और 4, इन तीनों संख्याओं का 4 में पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात ये तीनों 1, 2 और 4 जो है 4 के गुणनखंड है। अब बात करते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। जैसे यहाँ पर 30 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किए हुए हैं, तो अभाज्य गुणनखंड यानी कि संख्या के वे गुणनखंड जो कि अभाज्य हो। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ 2 जो है अभाज्य संख्या है, 2 का 30 में पूरा पूरा भाग जा रहा है, प्राप्त हो गया 15। तो फिर जो है 15 में 3 का भाग जा रहा है तो आ गया 5, फिर 5 में 5 का भाग जा रहा है तो हमें मिल गया 1। अगर 30 के गुणनखंडों की बात करें तो 30 के गुणनखंड तो हो जाते हैं, जैसे कि 1 का भी 30 में पूरा पूरा भाग जाता है, 2 का भी, 3 का भी, 4 का 30 में पूरा पूरा भाग नहीं जाता, 5 का, 6 का, 10 का, 15 का और 30 खुद का, यानी कि ये सारे के सारे जो है 30 के गुणनखंड हैं। और अगर बात करें अभाज्य गुणनखंड की, तो अभाज्य गुणनखंड है 2, 3 और 5। एक को ना तो भाज्य माना गया है ना ही अभाज्य, बाकी ये जो है 6, 10, 15 और 30 ये चारों ही भाज्य गुणनखंड है। तो इस तरह से इस विधि से अभाज्य गुणनखंड विधि से हम किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब बीजीय व्यंजक क्या है, तो बीजीय व्यंजक की शुरुआती समझ हमने इस वीडियो में सीखा था कि क्या होता है बीजीय व्यंजक, जिसमें हमने सीखा था कि बीजीय व्यंजक जो है वो चर और अचर दोनों से मिलकर बना होता है। और बीजगणित की शुरुआती समझ हमने इस वीडियो में सीखी थी। जैसे यहाँ पर ये बीजीय व्यंजक है 25x² y, या यूँ कहें 25x की घात 2 गुणा y। अब यहाँ पर जो है इनके गुणनखंड ज्ञात करने हैं, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास संख्या है 25। 25 के गुणनखंड ज्ञात करें तो होते हैं 5 गुणा 5। यहाँ मैंने 1 का गुणा इसलिए किया है कि जब हम सार्वगुणनखंड ज्ञात करेंगे बीजीय व्यंजकों के, जब हमारे पास एक से ज़्यादा बीजीय व्यंजक होंगे, उस स्थिति में अगर कोई गुणनखंड कॉमन अर्थात उभयनिष्ठ नहीं आता है, तो उस स्थिति में हम 1 को उभयनिष्ठ या कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर जो है ये 25 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 5 गुणा 5, x² या x की घात 2 के गुणनखंड हो गए x गुणा x, क्योंकि x 2 बार गुणा होगा तो 2 बार गुणा किया हुआ है, और y जो है 1 बार ही गुणा होगा, क्योंकि y की यहाँ पर घात नहीं लिखी हुई है। घात नहीं लिखी हुई है उसका मतलब y की घात 1 है और y का 1 बार y को लिख दिया गया है गुणा के रूप में। अब जैसे कि यहाँ पर हमारे पास 2 बीजीय व्यंजक है 12x और दूसरा बीजीय व्यंजक है 36। इस बीजीय व्यंजक में चर का मान नहीं है, जबकि इसमें चर का मान है x। तो इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात करते हैं। 12 के गुणनखंड इस तरह से हो गए 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, क्योंकि 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4 या 12। ये इस तरीके से भी आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि 12 के गुणनखंड ज्ञात करने हैं तो 12 में 2 का भाग जा रहा है 6 प्राप्त हो गया, फिर 6 में भी 2 का भाग जा रहा है तो 3 प्राप्त हो गया, और 3 में 3 का भाग जा रहा है तो 1 प्राप्त हो गया। यानी कि हमें उन्हीं संख्याओं का भाग देना है जिनका पूरा पूरा भाग जाता हो।
तो हमें यहाँ पर 12 के गुणनखंड प्राप्त हो जाते हैं। 12 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3। और मैंने एक का साथ में इसलिए गुणा किया है कि अगर हमें गुणनखंडों में जो बीजीय व्यंजकों के हम गुणनखंड करेंगे उनमें अगर कोई भी संख्या उभयनिष्ठ या कॉमन नहीं मिलती है तो उस स्थिति में हम एक को कॉमन लेंगे। तो ये हो गए 12 के गुणनखंड। फिर x का गुणा तो ये गुणा x। अब बात करें 36 की तो ये है 36 के गुणनखंड। तो सारे गुणनखंड किस तरह से निकालेंगे तो हम इनमें देखेंगे कि कौन से गुणनखंड यानी कॉमन है इन दोनों में। तो बात करें एक जो है इन दोनों में है तो लिख देते हैं एक। फिर दो दोनों गुणनखंडों में कॉमन है तो 2। फिर ये 2 भी कॉमन है तो गुणा 2। फिर ये 3 भी कॉमन है तो गुणा 3। अब अगर बात करें x की तो x इसमें नहीं है, और बात करें इस 3 की तो 3 अब इसमें नहीं है। तो इसको सरल करने पर हमें मिल जाता है यानी कि 1 गुणा 2 2 2 दूनी 4 तिया 12। यानी कि इन दोनों बीजीय व्यंजकों का 12x और 36 में सार्वगुणनखंड है 12। ध्यान से देखें तो 12 का इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है और इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, क्योंकि यहाँ बच जाएगा x और यहाँ 36 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा 3। एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे ये उदाहरण है 2x 3x स्क्वायर और -4। इनमें हमें जो है सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं इन तीनों बीजीय व्यंजकों के। तो 2x यानी कि 2 का जो है गुणनखंड ये हो गए और x का गुणा। फिर बात करें 3x स्क्वायर की तो 1 गुणा 3 3 के गुणनखंड और x गुणा x यानी कि x स्क्वायर के गुणनखंड। बात करें -4 की तो 4 के गुणनखंड है ये, तो इसे गुणा कर देते हैं -1 से, या यूं करें कि 2 गुणा 2 जो है वो तो हो जाएंगे 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2। और इसे अगर हम -4 के गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो -2 गुणा 2, और इसे 1 से गुणा हम कर सकते हैं। तो अगर यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड की बात करें जो तीनों में है तो एक जो है वो इन तीनों बीजीय व्यंजकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो यहाँ पर उत्तर आ जाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड 1। क्यों? क्योंकि जो चर है x वो इसमें नहीं है। बात करें अगर अचर की, दो इन दोनों गुणनखंडों में है, पहले और तीसरे में, जबकि दूसरे में नहीं है। बात करें 3 की तो 3 जो है वो पहले और तीसरे में गुणनखंड के रूप में नहीं है। तो इन तीनों बीजीय व्यंजकों का सार्वगुणनखंड 1 ही होगा। -1 क्यों नहीं होगा? क्योंकि माइनस जो है सिर्फ यहीं पर है, -4 के गुणनखंड में है, बाकी इन दोनों में नहीं है। तो यहाँ पर हम ज्ञात कर रहे हैं सार्वगुणनखंड यानी कि कॉमन फैक्टर। तो इसका जो है सार्वगुणनखंड हमें मिल गया 1 इस सवाल का। अब ये सवाल है 14pq 28p स्क्वायर q स्क्वायर। तो 14pq के गुणनखंड 14 के हो गए 1 गुणा 2 गुणा 7 pq यानी p गुणा q। 28p स्क्वायर q स्क्वायर यानी कि 28 के हो गए 1 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 यानी कि 1 दूनी 2 2 दूनी 4 तिया 1 गुणा 2 2 दूनी 4 4 7 28, और p स्क्वायर यानी कि p का 2 बार गुणा और q स्क्वायर यानी q का 2 बार गुणा। अब बात करते हैं कॉमन गुणनखंड की या कॉमन फैक्टर की या सार्वगुणनखंड की। तो सार्वगुणनखंड जो है दोनों में कॉमन हो, तो ध्यान से देखें हम, तो हमें पता चलता है कि एक इन दोनों में है तो लिख देते हैं सार्वगुणनखंड बराबर 1 गुणा, फिर हम ध्यान से देखें तो 2 दोनों में है तो 1 गुणा 2 गुणा 7 दोनों में है तो गुणा 7, p दोनों में है तो गुणा p,
फिर हम अगर बात करें क्यू की, तो क्यू दोनों में है तो गुणा क्यू। इसको अगर हम हल करें तो 14 पी क्यू, ये हो जाएगा सार्वगुणनखंड। बात करें बाकी वाले गुणनखंड जो बचे हुए हैं, जैसे इसमें भी तो कोई भी नहीं बचा, इसमें p बचा है तो ऊपर वाली संख्या में अब p नहीं है, यहाँ q बचा है तो ऊपर वाले गुणनखंडों में अब q नहीं है। तो कॉमन गुणनखंड या सार्वगुणनखंड कहें वो हो जाएंगे 14pq। तो इस तरह से हमें ज्ञात करने हैं बीजीय व्यंजकों के सार्वगुणनखंड। गुणनखंड हो जाएंगे 14pq। जैसे ये सवाल है, इसमें हमें 6 गुणा ABC, 24 AB² और 12 A²B इसके सार्वगुणनखंड ज्ञात करने हैं। तो 6 ABC को गुणनखंड के रूप में इस तरह लिखा जाता है, 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 6 का ये हो गया गुणनखंड, 1 गुणा 2 गुणा 3, ABC को 1 गुणा B गुणा C लिख दिया। फिर बात करें 24 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 या 24, तो ये हो गया 24 का गुणनखंड। AB² यानी कि A का एक बार और B का 2 बार गुणा है, क्योंकि B की घात 2 है। बात करें 12A²B की, तो 12 के गुणनखंड हो गए 1 गुणा 2 2, 2 दूनी 4 तिया 12, ये तो हो गए 12 के गुणनखंड, A का 2 बार गुणा और B का 1 बार गुणा। अब बात करते हैं कॉमन गुणनखंड की, यानी कि सार्वगुणनखंड की। सार्वगुणनखंड क्या होगा? सार्वगुणनखंड इसका कि बात करें कॉमन की, तो 1 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि ये जो 1 है वो तीनों में है, तो लिख देते हैं इस 1 को सार्वगुणनखंड 1 गुणा, बात करें 2 की, तो 2 तीनों में है, ये 2। बात करें 3 की, तो 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो गुणा 3। अब बात करें चरों की, तो चर A यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो गुणा A। बात करें दूसरे A की, तो दूसरा A इसमें नहीं है, इस गुणनखंड में नहीं है। B इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक गुणनखंड कॉमन है B। बात करें गुणनखंडों में C चर की, तो C चर जो है यहाँ है, इसमें नहीं है, बाकी इसमें भी नहीं है। तो कॉमन गुणनखंड, कॉमन फैक्टर कहें या सार्वगुणनखंड कहें, हमें मिल गए। इसे हम सरल करते हैं, 1 गुणा 2 2, 2 तिया 6, A का B से गुणा AB, तो ये हो गया इसका सार्वगुणनखंड 6AB। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में सार्वगुणनखंड ज्ञात करना सीखा बीजीय व्यंजकों का।